कितना मजा आएगा अगर हम सबको उस ट्रेडर की कहानी सुनने का मौका मिले जिसे हम स्टॉक मार्केट का लेजेंड मानते हैं। ये लाइफ स्टोरी जो मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, मजा भी आएगा और साइकोलॉजी के बारे में भी जानेंगे और हमारी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में भी जानेंगे। आज हम जेसी लिवरमोर के बारे में बात करेंगे, जिन्हें दुनिया के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक माना जाता है, और हम उनकी पूरी लाइफ स्टोरी सुनेंगे। जेसी लिवरमोर एक उदाहरण है कि अगर ट्रेडिंग में आप सफल हो गए तो वह आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग में कितना पैसा, शोहरत मिल सकती है। क्या हम एक शानदार लाइफस्टाइल बना सकते हैं और जी सकते हैं। और जेसी लिवरमोर की कहानी हमें बताती है कि अगर कुछ चीजें सही से नहीं की गई तो आपको किस लेवल के डिप्रेशन, बुरे नतीजों, फाइनेंशियल दिक्कतों वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस कहानी का नतीजा कुछ भी हो, जेसी लिवरमोर की जिंदगी कैसी भी रही हो, आपको बस इस कहानी से अपने लिए सबसे अच्छी चीज चुननी है और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना है। इसे इसी सोच के साथ देखें। मैं इस वीडियो को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मैं वीडियो सीरीज बना पाऊंगा या नहीं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप सभी को यह कितना पसंद आता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिससे हमें मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा और हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब जेसी लिवरमोर का जन्म अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में हुआ तो वह किसी अमीर परिवार से नहीं थे। उनके पिता बिजनेसमैन नहीं थे। उनके पिता एक किसान थे, और एक किसान भी यही चाहता है कि उसका बेटा भी वही काम करे जो वह करता है। लेकिन अगर हम जेसी लिवरमोर की बात करें तो वह बहुत होशियार स्टूडेंट थे। वह पढ़ाई में अच्छे थे और खासकर मैथ में। उनके बारे में कई कहानियां हैं, जैसे उन्होंने 3 साल का मैथ कोर्स 1 साल में पूरा कर लिया था। हम बस इतना जानते हैं कि वह पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन 14 साल की उम्र में उनके पिता ने उनसे कहा कि अब तुम स्कूल नहीं जाओगे और अपने परिवार का बिजनेस संभालोगे और उसके बारे में सीखोगे। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी माँ से कुछ मदद मांगी, और उनकी माँ ने उन्हें $5 दिए और उस पैसे से वह बोस्टन शहर आया। आज के $5 उस समय के $100 के बराबर थे। इसका मतलब है 8,000 रुपए। वह इतने पैसे लेकर शहर आया था। माँ ने उसे भागने में मदद की। अब उसकी आजाद जिंदगी शुरू हो गई थी। एक लड़का बोस्टन आता है और अपने लिए नौकरी ढूंढता है, एक चौक बॉय की नौकरी। तो चौक बॉय क्या होता है? पुराने जमाने में हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, इसलिए उसकी नौकरी पेन एंड वेबर ब्रोकरेज फर्म में थी। उस ब्रोकरेज फर्म में टेप रीडिंग होती थी। टेप रीडिंग क्या है? टेप रीडिंग में लोग बताते थे कि स्टॉक्स की कीमतें कितनी तेजी से बदली हैं। यह चौक बॉय का काम था सभी कीमतों को ब्लैक बोर्ड पर जल्दी से लिखना। क्योंकि वह गणित में अच्छा था और उसकी याददाश्त भी अच्छी थी, इसलिए उसने यह काम काफी अच्छे से किया। तो उसका काम कीमत पढ़ना था। हर बार वह चौक से लिखता, फिर उसे मिटाता और फिर उस पर लिखता और फिर से मिटा देता। ऐसा करते करते उसे अपनी पहली ऑन जॉब ट्रेनिंग मिली। आप जानते हैं, एक लड़का अपनी नौकरी करते हुए स्टॉक मार्केट की फ्री ट्रेनिंग ले रहा था, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल थी। और लगातार ऐसा करते करते उसे स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी हो गई। उसने देखा कि कितने लोग आते हैं और कितना कमाते और गंवाते हैं। उसने यहाँ एक बात नोटिस की। इधर सुनो। पहला सबक नंबर 1। जेसी लिवरमोर ने जो देखा, पहला पॉइंट यह था कि उन्होंने स्टडी किया कि जिन्हें भी नुकसान हो रहा था वे कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई तैयारी नहीं, और यही नुकसान का मुख्य कारण है। मतलब ज्यादातर लोग जो नुकसान उठा रहे थे वे जुए जैसा कुछ कर रहे थे। तो यह पहला सबक था। ऐसा करके उसे इसमें इंटरेस्ट आया और उसने अपने दोस्त के साथ $5 से $10 का पहला ट्रेड किया और उसे $3 का प्रॉफिट हुआ। अब इस छोटे बच्चे का बैंक अकाउंट कहां होता, तो उसने बकेट शॉप में ट्रेडिंग शुरू कर दी। अमेरिका में बकेट शॉप हमारे लिए डब्बा ट्रेडिंग जैसा है। डब्बा ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर आपका एरिया खराब है तो उसने कहा ठीक है, तो मेरे एरिया में ट्रेडिंग करो, और आपने उसका फोन नंबर ले लिया और उसने आपको एक वेबसाइट बताई और उस वेबसाइट पर आप रेट देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए 5 निफ्टी का फ्यूचर लॉट खरीदो, इतने रेट पर सोना खरीदो, और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसे रखो, लेकिन अगर हमें लॉस होता है तो उसे दे दो। मतलब जो आपके खिलाफ बैटिंग कर रहा है, आपके खिलाफ ट्रेडिंग कर रहा है। धीरे धीरे उसने इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया कि उसने अपनी नौकरी से ज्यादा पैसे यहाँ कमाए। जैसे ही उसने वह $1,000 इन्वेस्ट किए, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और बहुत सारी ट्रेडिंग की और प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। उसने इतना प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया कि बकेट शॉप के मालिकों ने उससे कहा कि अब यहां से निकल जाओ, हम तुम्हें हमारे साथ ट्रेडिंग नहीं करने दे सकते, हम तुम्हें यह नहीं करने दे सकते, और उसे बैन कर दिया गया। यह बहुत बड़ी बात थी। उस उम्र में और उस देश में, उस छोटे से शहर में उसने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब लोगों ने उसे ट्रेडिंग शॉप या बकेट शॉप से बैन कर दिया,
तो उसने कहा कि अब जिंदगी के अगले चैप्टर के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। जब वह 20 साल का हुआ और न्यूयॉर्क चला गया, वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गया और वहां ट्रेडिंग की। अब उसे 5 साल का अनुभव था और 14 से 15 साल की उम्र से वह ट्रेडिंग कर रहा था और $10,000 कमा रहा था। लेकिन आपको पता है, वह वहां सिर्फ $2,500 लेकर गया था। उस समय $2,500 आज के $1,00,000 या $50,000 के बराबर थे। उसके पास इतने पैसे थे और वह ब्रोकरेज कंपनी में गया और एक अकाउंट खुलवाया और ट्रेडिंग शुरू कर दी। अब बताओ क्या हुआ होगा? हमें उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह पहुंचा और अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो गए। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस समय उसे एक और सबक मिला कि ट्रेडिंग आसान नहीं है। हमें थोड़ी चोट खानी पड़ती है और फिर आपको पता चलता है कि ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब क्या करें? सारे पैसे खत्म हो गए थे। तो उसने वहां किसी से $500 उधार लिए और अपने छोटे से शहर वापस आ गया और वहां दुकान में जो भी इजाजत थी उससे ट्रेडिंग की। ऐसा करके उसने ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिया। इसलिए $500 उधार लेकर वह फिर से बकेट शॉप जाता है और फिर से $2,800 कमाता है और वापस आकर $500 चुका देता है और फिर से ट्रेडिंग शुरू कर देता है। लेकिन ट्रेडिंग करके उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उसे सफलता क्यों नहीं मिली? इसका एक कारण है। बकेट शॉप में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती थी, आप जानते हैं, इंट्राडे जैसा या इंट्राडे से भी छोटा। और NYSE में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्विंग ट्रेड लेने पड़ते थे और 2 से 4 दिन इंतजार करना पड़ता था। इसलिए उसे टाइम फ्रेम की समस्या का सामना करना पड़ा। उसने यह सबक सीखा। दूसरी बात, उसने कहा कि दूसरा बड़ा सबक जो उसने सीखा वह यह था कि वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ ब्रेक इवन ही कर पाया। इसका कारण यह था कि वह बहुत अधीर था। जरूरी बात यह है कि जब ट्रेडिंग का कोई मौका ना हो तो आपको कैश पर बैठना होता है। यह एक बहुत जरूरी सबक है कि नुकसान का कारण अधीरता थी। वो सोचता था कि ट्रेड लेना जरूरी है और कहीं ना कहीं हमें ट्रेड में रहना चाहिए। तो ये वह जरूरी सबक था जो उसने सीखा। ये सब करने के बाद उसने फिर से अपना पैसा खो दिया और इसे खोने के बाद उसने आखिर में फिर सोचा कि सेंट लुइस शहर में हाइब्रिड बकेट शॉप नाम की एक दुकान थी। तो वह टोपी और मूंछ लगाकर सब कुछ करके भेष बदल कर वहां गया और लगभग $10,000 कमाए। बकेट शॉप में उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसके पास जो ट्रेडिंग प्लान था वह सिर्फ उसी खास दिन के लिए था। देखिए, कुल मिलाकर उसने जो किया वह सेंट लुइस शहर में पकड़ा भी गया और पूरे एसोसिएशन ने उसे बैन कर दिया। अब 1901 में $10,000 होने के बाद उसने अपनी ट्रेडिंग शुरू की। अब असली कहानी शुरू होती है। उसका पहला ट्रेड जो उसने बड़ा ट्रेड लिया वह नॉर्दर्न पैसिफिक कंपनी में था। उसने एक शेयर खरीदा और इस बुल रन में उसने $10,000 को $50,000 में बदल दिया और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। आप सोच रहे होंगे कि अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है। हाँ, सेट हो गई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मार्केट में 2 ट्रेड शॉर्ट किए। शॉर्ट का मतलब है उसने मार्केट को शॉर्ट किया और नुकसान हो गया। उसने सोचा कि अब मार्केट बहुत ऊपर चला गया है और हमें इसे शॉर्ट करना चाहिए। और सीखने की बात यहाँ एक सबक यह है कि जो कुछ भी उसने सोचा था वह सब हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद हुआ। लेकिन उसे यहाँ खुद के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लिवरमोर ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा कि असली सबक सीखने के लिए किसी को असली पैसे गंवाने पड़ते हैं। उसने अपने असली पैसे गंवाए, इसलिए उसे असली सबक मिले। और दूसरा सबक यह था कि उसने कहा, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? गैम्बलिंग यह अंदाजा लगाना है कि मार्केट आगे क्या करेगा, जो बहुत मुश्किल है। आप मुझे बताएं कि कल मार्केट में क्या होगा। और ट्रेडिंग, उसने स्पेकुलेटिंग शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हम कहते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है कि हम पहले मार्केट को अपना मूव करने देते हैं और मार्केट जैसे भी मूव करता है हम उसी हिसाब से अपनी एंट्री करते हैं। अगली बात जो उसने बीच में सीखी वो यह थी कि उसने ये बात देखी कि वह बहुत जल्दी एग्जिट कर देता है। जब भी कोई ट्रेड पॉजिटिव साइड में जाता है तो वह बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट लॉक कर लेता है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो हम भी अपनी ट्रेडिंग में करते हैं कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं। तो उसने अपने लिए एक प्लान बनाया कि उसे अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा करना चाहिए। अब तक जेसी लिवरमोर एक्सपर्ट नहीं बने थे। वह टिप्स लेते थे, सुनते थे और आप जानते हैं कि छोटे या बड़े मामूली उतार चढ़ाव में एग्जिट कर देते थे। उन्होंने यह भी सीखा कि उन्हें अपना प्रॉफिट बनाए रखना चाहिए और तब तक ट्रेड से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि स्टॉक और मार्केट बाहर निकलने का कोई कारण ना दे। यही वह सबक है जो आपको समझना चाहिए। अब जेसी लिवरमोर के लिए अच्छा समय आएगा, लेकिन अच्छा समय क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने आखिरकार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना ली थी। उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी प्रोबिंग और पिरामिडिंग। प्रोबिंग का मतलब है जांच करना। सबसे पहले जब वह ट्रेड करते थे तो वह पूरी कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह क्या करते थे कि जब भी किसी स्टॉक में नया हाई बनता था या ब्रेकआउट होता था तो वह ट्रेड में एंट्री करते थे। प्रोबिंग,
और अगर वो ट्रेड काम नहीं करता था तो वह तुरंत उससे बाहर निकल जाते थे। ये थोड़ी मात्रा में होता था, लेकिन अगर ट्रेड काम करता था तो वह और पैसे लगाते थे। प्रोबिंग का मतलब है थोड़ा और पैसा लगाना, और पिरामिडिंग का मतलब है मात्रा बढ़ाना। और अगर स्टॉक फिर से काम करने लगते थे तो फिर से मात्रा बढ़ाते थे, पिरामिडिंग। तो आपने ये स्ट्रेटेजी जरूर सुनी होगी, लेकिन अब मैं आप सभी को सही तरीके से बताऊंगा कि ये जेसी लिवरमोर की मुख्य स्ट्रेटेजी थी कि शुरुआत में वह थोड़ी कैपिटल लगाते थे, जिसे प्रोबिंग कहते हैं, और अगर यह काम नहीं करता था तो बाहर निकल जाते थे। लेकिन अगर यह काम करता था तो पिरामिडिंग बढ़ाते थे। अगर यह काम करता था तो मात्रा बढ़ाते थे। अगर यह काम करता था तो पूरी कैपिटल लगाते थे। यह प्रोबिंग और पिरामिडिंग की प्रक्रिया है। यह बहुत ज्यादा फायदेमंद तकनीक नहीं है, बल्कि रिस्क कम करने की तकनीक है, क्योंकि आप यहां रिस्क मैनेज कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजी तैयार है, प्रोबिंग और पिरामिडिंग। अब आने वाले समय में इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो 1906 में मार्केट में एक बड़ी गिरावट आने वाली थी। एक बेयर मार्केट आने वाला था। उन्होंने इस तकनीक को शुरू किया। उन्होंने मार्केट के शॉर्ट साइड पर प्रोब भेजना शुरू किया और मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा। जिस तरह से मार्केट गिर रहा था, उसने पिरामिडिंग शुरू कर दी और ज्यादा क्वांटिटी जोड़ता गया। 1907 में एक बड़ा डिप्रेशन आया, मार्केट में बड़ी गिरावट आई, आपको पता है, वर्ल्ड वॉर की वजह से भी। और उस समय मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई जहां उसने $1 बिलियन कमाए। आपको पता है 24 अक्टूबर 1907 को, जिस दिन एक आदमी ने एक साथ $3 मिलियन कमाए। अब ये $3 मिलियन आज की तारीख में 40 से 50 मिलियन डॉलर या $100 मिलियन के बराबर है। वह एक दिन जब सभी को नुकसान हुआ और मार्केट बहुत ज्यादा तनाव में था और सभी को मार्जिन कॉल आ रहे थे और सभी चिंतित थे, और यह एक डिप्रेशन वाले दिन जैसा था। उसने उस एक ही दिन 24 अक्टूबर को $3 मिलियन की दौलत बनाई। वह एक मल्टी मिलियनियर बन गया। उसने इतने लंबे समय में कई मिलियन डॉलर कमाए। मार्केट में इतना डिप्रेशन आया कि जेपी मॉर्गन कौन थे? चेज बैंक। आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि वह फाइनेंशियल मार्केटिंग के राजा थे। उन्हें पर्सनली जेसी लिवरमोर को मैसेज करके मार्केट को शॉर्ट करने से रोकने के लिए कहना पड़ा। जेसी लिवरमोर इतना अभिभूत हो गया कि एक बड़े आदमी ने उसे संपर्क किया और वह उसका सम्मान भी करता था, इसलिए उसने मार्केट को शॉर्ट करना बंद कर दिया और लॉन्ग चला गया और उसने कई शेयर भी खरीदे। उसे देखकर दूसरे लोगों ने भी खरीदा। उसने बहुत पैसा कमाया। इस तरह उसने मार्केट में अपना नाम बनाया, द ग्रेट बेयर। अब उसने मार्केट में अपना नाम बना लिया था। इस बड़े मौके पर उसने फिर से एक बड़ी बात घोषित की। यहाँ एक सबक आता है, सुनो। सबक ये है कि बड़ा पैसा मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव में बनता है। हम उन सिक्कों के पीछे भागते हैं कि हर दिन हम ट्रेड करेंगे और ये सब करेंगे, लेकिन जेसी लिवरमोर हमें बताते हैं कि बड़ा पैसा मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव में बनता है। तो ये साफ है कि हमें उसके पिछले सभी सबक याद रखने होंगे कि हमें ये करना है, वह करना है। तो जांच भेजें और इसे पिरामिड करें। अगर ये काम करता है तो ठीक है, वरना इसे काट दें। तो मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव से बड़ा पैसा बनता है। अब सफलता के साथ थोड़ा घमंड, आत्मविश्वास, सब कुछ आता है। वह आदमी जिसने छोटे से शुरुआत की और $10 लाख तक पहुंच गया और करोड़पति बन गया। और मैंने पहले ही यहाँ $10 लाख कमा लिए हैं। तो अब कमोडिटी मार्केट में भी चलते हैं, क्योंकि सभी मार्केट में सीमित मौके होते हैं। वह कपास में लॉन्ग जाता है और वह रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हिसाब लगाता है कि अगर हमें नुकसान हुआ तो उसने जो कुछ भी कमाया है वह सब बेकार चला जाएगा। उसने किसी के कहने पर कपास में लॉन्ग किया और अपना ही नियम तोड़ना शुरू कर दिया। उसने कौन सा नियम तोड़ा? हमें कुछ परसेंटेज लेवल पर नुकसान कम करना है। वह नुकसान कम नहीं कर रहा है और हमें और पैसा नहीं लगाना है, लेकिन वह लगा रहा है और नुकसान वाले ट्रेड को एवरेज करके बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करके और सफलता हासिल करके और गलत आदमी से टिप लेकर और अपने ही नियम तोड़कर उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसने जो कुछ भी कमाया था वह सब खो गया, जैसे करोड़ों रुपए। लगभग 50 से 100 करोड़ का नुकसान हुआ और उसे दिक्कत हुई। लेकिन तुरंत उसने एक सबक सीखा। सबक का सबक यह है कि जब भी जेसी लिवरमोर ने अपने नियम तोड़े तो हमें नुकसान को कितने परसेंटेज पर कम करना है। हारने वालों को एवरेज राउंड नहीं करना है। जब भी उसने अपने नियम तोड़े तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी सबक है, पुरानी सफलता के कारण कभी घमंडी न बने और कभी भी अपने नियम न तोड़ें। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हम पहले ही हार चुके होते हैं और कर्ज भी हो जाता है। उसके ऊपर लगभग $1 मिलियन यानी 8 करोड़ का लोन था। क्या आप समझ रहे हैं कि लोन आ गया है? वह इतना स्ट्रेस में था कि वह एक करोड़पति राजा था और उसने एक यॉट, घर भी खरीदा था, पार्टियां करता था और वह बैचलर था, इसीलिए वह अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। और अब उस पर 8 करोड़ का लोन है। वह $1 मिलियन के खर्च में डूब गया है।
वह इतना स्ट्रेस में था कि उसे बैंक्रप्सी घोषित करनी पड़ी। अगर आप अमेरिका में कोर्ट में बैंक्रप्सी घोषित करते हैं तो लोग आपको परेशान नहीं करते। ये भारत जैसा नहीं है। इसके बाद जब आप बैंक्रप्सी घोषित करते हैं तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आप दिवालिया हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कहां से कहां और वहां दिवालिया हो गया? वह चला गया था और वापस आया। अब 4 साल तक उसकी जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी चलती है और मार्केट भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है और ऐसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बैंक्रप्सी घोषित हो जाती है और किसी न किसी तरह एक कंपनी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें क्रेडिट लाइन दूंगा, मतलब तुम 500 शेयर खरीदो, चाहे किसी भी रेट पर हो, चाहे $100, $50, $1000 हो। उन्होंने तुम्हें 500 शेयरों की क्रेडिट लाइन दी है। देखिए, अब लेसन टाइम और स्टोरी टाइम, फिर से कहानी आने वाली है। अब अगर आपके किसी बैंक का ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो गया है, कोई पैसा नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, अचानक कोई आपसे कहता है कि ठीक है, मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा। अगर आपको सोमवार की सुबह पैसे मिल जाते हैं तो आप सोमवार को ही ट्रेड करेंगे, आप मंगलवार को ट्रेड करेंगे। लेकिन जेसी लिवरमोर को पैसे मिले, उन्होंने ट्रेड नहीं किया। उन्होंने 6 हफ्ते तक डिटेल में गहराई से स्टडी की और सिर्फ स्टडी की, और उन्होंने अपनी बहुत पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी राउंड नंबर का इस्तेमाल किया। अब वह क्या है मैं आपको बताऊंगा। उनकी स्ट्रेटेजी पार लेवल पर थी। देखिए, इतना पैसा आ गया फिर भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने 6 हफ्ते तक स्टडी की और स्टडी करने के बाद वह बेथलहम स्टील के एक शेयर में लॉन्ग गए। यह $98 का शेयर था। जब यह ब्रेकआउट हुआ तो यह 98 के आसपास गया, वह लॉन्ग गए। लॉन्ग जाने के बाद जब इसने $100 का राउंड नंबर पार किया, जब यह $114 पर पहुंचा तो थोड़ा प्रॉफिट आया। जब प्रॉफिट आया तो उन्हें और क्रेडिट लाइन मिली। उन्होंने और 500 शेयर लिए और तुरंत कुछ ही समय में शेयर $145 पर चला गया। उसने एक ही ट्रेड में $50,000 का प्रॉफिट कमाया। $50,000 का। अब उसी पैसे का इस्तेमाल करके इस रैली में ही उसने लगभग $500,000 यानी $5 लाख कमाए। फिर 5 लाख कमाने के बाद उसने 1.5 लाख कमाए। मतलब कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, मतलब जिंदगी कैसी चल रही है। लेकिन फिर भी सबसे जरूरी बात यह है कि आदमी पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस कमाता है। खुद पर कॉन्फिडेंस वापस आता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। मेरे पास यह $1.5 लाख है, तो इस $1.5 लाख का क्या हुआ, यह हम आगे सुनेंगे। अब साल 1916 में एक बार फिर उसका नाम फैलने लगा। फिर से एक ट्रेडिंग का मौका आया। मार्केट में ऐसा मूवमेंट आया। वर्ल्ड वॉर से जुड़ी एक न्यूज लीक हुई थी, लेकिन जेसी लिवरमोर ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके फिर से लगभग $3 मिलियन कमाए। अब देखिए, उसने फिर से पैसे कमाए, उसने फिर से अपना नाम बनाया। सबको फिर से पता चला कि यह आदमी पहले दिवालिया होने के बावजूद अब वापस आ गया है। जब उसके पास पैसे आए तो कानूनी तौर पर उसे लोगों को लोन वापस करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने अपने लोन वापस कर दिए। तो यहाँ सबक यह है कि एक इंसान का कैरेक्टर भी जरूरी होता है कि वह कैसा है। कानूनी तौर पर $1 मिलियन देने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने पैसे कमाए और उन्हें वापस कर दिया। साथ ही उसने एक और सबक दिया कि उसके बाद उसने एक ट्रस्ट अकाउंट बनाया, मतलब एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोला और वो हर बार उसमें पैसे डालता था। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद अचानक कोई बुरा दिन आता है तो यह कैपिटल में मेरी मदद करेगा। साथ ही अगर मेरा सारा पैसा किसी बड़ी पोजीशन में फंस जाता है तो मैं इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहाँ एक और सबक यह है कि उसने एक और बैकअप अकाउंट बनाया, तो इस अकाउंट का इस्तेमाल करके वह अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। अब 1928 आता है, एक जबरदस्त बुल मार्केट आता है। वही स्ट्रैटेजी जांच पड़ताल के लिए भेजा और जब यह काम करने लगा तो हमने अपनी कीमत बढ़ा दी। हमने कीमत बढ़ाई और बुल मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया। मार्केट में बड़ा पैसा कमाकर उनकी स्ट्रैटेजी आप जानते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लीडर्स को देखने की होती थी। जैसे अगर बैंकिंग है तो वह HDFC बैंक को देख रहा है, अगर एनर्जी है तो रिलायंस को देख रहा है। जब उसमें मोमेंटम रुक जाता था तो पूरी इंडस्ट्री गिर जाती थी, पूरा सेक्टर गिर जाता था। तो उन्होंने बुल मार्केट में कमाया और जब सब कुछ पॉजिटिव था तो सब लोग पॉजिटिव बातें कर रहे थे, बहुत ज्यादा उत्साह था, सब खुश थे, हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा था। उस समय उसने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया। और ये क्वालिटी सभी ट्रेडर्स में होती है कि जब सब लोग अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो वे इस बात पर नजर रखते हैं कि मार्केट कब बदल सकता है। ये उसके लिए एक सिग्नल था कि एक बहुत अच्छे बुल मार्केट के बाद मार्केट एक साइडवेज रेंज में जा रहा था। अब साइडवेज रेंज में जाने के बाद क्या होता है, उसने मार्केट में जांच पड़ताल के लिए भेजा। शॉर्ट मार्केट में उसने शॉर्ट साइड की ट्रिक्स देना शुरू किया और एक बड़ा मूवमेंट आने वाला था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। वह हमेशा कहता था कि उसके प्रोब्स और मार्केट गिरने पर और ज्यादा पिरामिडिंग की। ऐसा करते करते 1929 में ग्रेट क्रैश हुआ। लोग कहते हैं
कि 1929 का ग्रेट क्रैश आखिरकार सामने आया। 1929 में इतना बड़ा क्रैश हुआ कि यह बहुत बड़ा डिप्रेशन था। लोग आत्महत्या कर रहे थे, लोग अपने ऑफिस की बालकनी से कूद कर मर रहे थे। उस समय उसे अपनी सबसे बड़ी कमाई हुई, लगभग $100 मिलियन, मतलब आज के 1.5 बिलियन डॉलर। उस समय के $100 मिलियन आज के $1.5 बिलियन के बराबर हैं। मतलब इस आदमी ने उस दौर में 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। उसने इतना कमाया कि लोग सोचने लगे कि मार्केट क्रैश होने की वजह वही था। उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। जिन लोगों का सब कुछ लुट गया था वे उसे धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें मार देंगे। कुछ लोगों का सब कुछ चला गया था, मार्जिन कॉल, लेवरेज, ये सब, लोन वगैरह, सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे। तो देखा आपने। आपको पता है कि सफल होने पर एक इंसान को किस तरह की धमकियां मिल सकती हैं? लोग कैसी नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि उसके बाद SSC सिक्योरिटी सेक्शन कमीशन बनाया गया। लेकिन लिवरमोर ने कहा कि यह सब बकवास है। कुछ भी हो जाए, लेकिन वॉल स्ट्रीट कभी नहीं बदलता। जेबें बदलती हैं, स्टॉक बदलते हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट कभी नहीं बदलता, क्योंकि लोग कभी नहीं बदलेंगे। साइकोलॉजी वहीं की वहीं रह गई। जेसी लिवरमोर एक बिल्कुल नया सफल इंसान बन गया और उसने इतना पैसा कमाया कि वह हर जगह खबरों में था। वहां उन्हें ग्रेट बेयर का नाम भी मिला। जब यह सब हो रहा था तो लिवरमोर को अपनी पर्सनल जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे शादी करना, तलाक लेना, बच्चे होना, पर्सनल समस्याएं और भी कई समस्याएं। इतनी सारी पर्सनल समस्याओं की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में डिप्रेशन भी हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा कि 1934 में ऐसा हुआ कि उन्हें फिर से दिवालिया घोषित करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि उनके पास 10,000 करोड़ थे, फिर भी उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। पता नहीं यह उनकी जिंदगी की सबसे प्राइवेट बात है कि उनके और भी बच्चे थे। उन्हें तीसरी बार शादी करनी पड़ी। तीसरी शादी का पति पहले ही आत्महत्या के कारण मर चुका था। दूसरी पत्नी के साथ कुछ हुआ। दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के बेटे को मार डाला। कुछ अजीब। यह इतना गलत था कि मैं इसे सही तरीके से समझा नहीं सकता। लेकिन इन सब की वजह से वह बहुत डिप्रेस्ड हो गए और पैसे गंवाने लगे और फिर से दिवालियापन के लिए फाइल करना पड़ा। ये सब करने के बाद उन्होंने 1940 में एक किताब लिखी जिसका नाम था हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। उन्होंने खुद वह किताब लिखी थी, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, जो फ्लॉप हो गई क्योंकि उस समय डिप्रेशन का टाइम था। लोग स्टॉक मार्केट की वजह से थक जाते थे, इसलिए यह किताब फ्लॉप हो गई। फिर क्या हुआ कि एडवर्ड नाम के एक लड़के ने उनका इंटरव्यू लिया और एक किताब लिखी जिसका नाम था रेमिनिस्सेंसेस ऑफ अ स्टॉक मार्केट। रिचर्ड वाइकोफ से मिलकर एक और किताब लिखी गई थी। उन पर 2 से 3 किताबें लिखी गईं। एक किताब उन्होंने खुद लिखी और 2 दूसरों ने लिखी। किताबें काम नहीं आईं, कुछ भी काम नहीं आया। और एक दिन क्या होता है कि न्यूयॉर्क के एक होटल में 63 साल की उम्र में अपने मुंह में बंदूक रखकर वह सुसाइड कर लेते हैं और वह खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से नहीं, बल्कि आप जानते हैं सब कुछ। जब आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाती है तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा। वह सच में एक अच्छे ट्रेडर थे। वह पहले इंसान थे, आप जानते हैं। जैसे जब मार्केट हाई पर आता था तो वह उसे खरीदते थे और प्रॉफिट कमाते थे, क्योंकि उस समय लोग डिप से सोचते थे जब प्राइस गिरता है तभी खरीदते हैं। उस समय वह सबसे पहले बढ़ते हुए स्टॉक पकड़ते थे। जब मार्केट गिरता था तो वह उसे शॉर्ट करते थे। ये सब करके उन्होंने अपने लिए एक प्राइवेट ऑफिस बनाया, छोटे स्टाफ के साथ काम करते थे, कई ब्रोकर्स का इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को उनके अगले कदम पता न चले। वह पक्का एक महान ट्रेडर थे। वह इतने महान ट्रेडर थे कि वह पूरी जिंदगी मार्केट के स्टूडेंट बने रहे। फाइनेंशियल मार्केट की पढ़ाई करते समय उन्होंने साइकोलॉजी की क्लास भी ली। जैसे सच में प्रोफेशनल साइकोलॉजी की क्लास उन्होंने लेनी शुरू की। यह जानकर वह इस बारे में बहुत सीरियस थे। अब हम यहाँ क्या सीखते हैं, सीधे हम उनके पॉइंट्स और स्ट्रेटेजी पर आते हैं। तो जरूरी सबक नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट किसी आलसी या बेवकूफ इंसान के लिए नहीं बना है। ये दिमागी तौर पर अलर्ट और एक्टिव लोगों के लिए बना है। जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जिसका दिमाग चलता है, ये उनके लिए बना है। सबसे जरूरी बात उन्होंने ये कहा कि जिनका इमोशनल बैलेंस अच्छा नहीं है वे मार्केट में सफल नहीं हो सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो आपको इमोशनली बहुत स्टेबल और बहुत मजबूत होना होगा। फिर उन्होंने कहा कि यह उनके लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। जो कोई भी जल्दी पैसा कमाना चाहता है वह जल्दी गंवा भी देगा। स्टॉक मार्केट में आकर आपको ट्रेडिंग के नियम बनाने होंगे और धैर्य से काम करना होगा। अगली सीख वह यह देते हैं कि हमें अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में शांत रहना चाहिए। आपको सब कुछ पब्लिक नहीं करना चाहिए। कुछ बातें आप कहते हैं लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अगर आप हर किसी को सब कुछ बताते रहेंगे तो आपका इमोशनल बैलेंस स्थिर नहीं रहेगा। ये उनकी एक सीख थी कि अपने प्रॉफिट और लॉस को प्राइवेट रखें। तो जरूरी गुण है,
पहला, इमोशनल कंट्रोल, कि आप इमोशनली मजबूत हों। दूसरा, आपको फाइनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल जानकारी का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी के नतीजे कब आते हैं और यह मार्केट को कैसे प्रभावित कर सकता है। तीसरा, आप में धैर्य होना चाहिए। मतलब जब आपको नतीजे नहीं मिलते, जब आप बीच में होते हैं, आप जो भी काम करते हैं, शुरू, बीच, आखिर, बीच में सब कुछ बुरा होता है, आप में धैर्य होना चाहिए कि आप उस चीज को पूरी तरह से करें। तो उन्होंने हमें 4 मुख्य स्किल्स बताई हैं। ऑब्जर्वेशन, एक इंसान को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, उसे अलर्ट रहना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगली बात उन्होंने मेमोरी के बारे में कही कि आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको अपनी पिछली गलतियां याद रहें। तीसरी बात है मैथमेटिक्स, कि आपको कैलकुलेशन और नंबर्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और चौथी बात थी अनुभव, कि अपने अनुभव से सीखें। अब मैं कह रहा हूं कि हर बार आपके पास सिर्फ यही क्वालिटीज होनी चाहिए। अब इनमें से हम चुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स या फाइनेंस हो, यह हमें खुद तय करना है। तो चलिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। हमने समझा कि प्रोबिंग और पिरामिडिंग क्या है। उनकी दूसरी टेक्निकल स्ट्रेटजी प्राइस और वॉल्यूम थी। अगर बड़ा मूवमेंट और बड़ा वॉल्यूम होता है तो वह सीधे ब्रेकआउट के लिए जाएंगे। बड़ा वॉल्यूम आता है लेकिन प्राइस मूव नहीं करता तो उन्हें शक होता है, वह मार्केट को शॉर्ट करने का प्लान बना रहे हैं। तो वॉल्यूम के साथ उनके पास एक जरूरी कारण था। उनकी सभी स्ट्रेटजीज में वॉल्यूम ऐसा था कि जब तक ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा वह मार्केट को देखेंगे भी नहीं। आखिर में सबसे अच्छी सलाह जो मुझे पर्सनली पसंद आई, क्योंकि मैं इसे पहले से फॉलो कर रहा हूं, वह यह है कि जब भी ज्यादा वॉल्यूम के साथ ज्यादा प्राइस ब्रेकआउट होता है तो वे लॉन्ग जाते हैं। उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह ऊपर क्यों गया, क्यों ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम क्यों आया, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यों, सिर्फ क्या और कैसे मायने रखता है। यही स्टॉक मार्केट की समस्या है। इसीलिए कभी भी न्यूज ट्रेडिंग के साथ न जाएं, सिर्फ टेक्निकल को फॉलो करें, और टेक्निकल में वे ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन की कोई खबर है? यह आपको सिर्फ यही बताता है। टेक्निकल के साथ मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करें, वह हमें यह भी बताता है। तो आइए उसकी सभी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समराइज करते हैं। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड पता करें। मार्केट से लड़े नहीं, मार्केट के साथ चलें। मार्केट जो कहता है वही करें, न कि जो आप सोचते हैं। प्रोबिंग और पिरामिडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब भी कुछ हो अपना सारा पैसा ट्रेड में न लगाएं, क्योंकि आपको लगेगा कि ट्रेड काम करेगा, लेकिन क्या यह सच में काम करेगा? अगर यह काम करेगा तो यह हमें बताएगा, आपको ग्रीन दिखेगा, लेकिन अगर आपको रेड दिखे तो तुरंत छोटे लॉस पर कट कर दें। लेकिन अगर यह काम किया तो एक बार और पैसे डालें, और अगर यह फिर से काम किया तो एक बार और डालें। तो बेसिकली ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसे इंट्राडे में करना हर बार शायद मुमकिन ना हो, लेकिन 2 बार प्रोबिंग की जा सकती है। जैसे आपने ट्रेड लिया और वह काम किया तो आपने और पैसे डाले। अगर प्रॉफिट कम है तो लॉस भी कम होगा, लेकिन लॉस कम होगा क्योंकि आप सिर्फ आधी क्वांटिटी में ही लॉस करेंगे। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको डबल क्वांटिटी मिलेगी। बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा। स्विंग ट्रेड आपके लिए अच्छा काम करेगा। अगला नियम है, जब लॉस छोटा हो तो उसे काट दें। इसीलिए अगर हम प्रोबिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो हम लॉस को तेजी से काट सकते हैं। दूसरा सबक यह है कि अपने प्रॉफिट को तब तक चलने दें जब तक मार्केट और स्टॉक आपको निकलने का कोई कारण ना दें, तब तक बाहर ना निकलें। कुछ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आप जानते हैं, जैसे आप डेली टाइम फ्रेम पर 20 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्विंग ट्रेडिंग को मैनेज करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप 15 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद पता लगा सकते हैं कि हमें ट्रेडिंग के लिए कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सस्ते स्टॉक में कभी ट्रेड न करें जहां वॉल्यूम और लिक्विडिटी की समस्या होती है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको स्टॉक में 1, 5, 10 रुपए मिलते हैं। वह हमेशा नए स्टॉक में जाते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि इंडस्ट्री लीडर्स के साथ ट्रेड करें। अच्छे स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जिनमें हमेशा हाई वॉल्यूम और लिक्विडिटी होती है। उन्होंने कहा कि दूसरों से टिप्स, कॉल और जानकारी से हमेशा बचें। हमेशा खुद रिसर्च करें, अपनी कहानी, अपनी थ्योरी, अपने नियम। हालांकि इसमें समय लगता है, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर थोड़ा बहुत निर्भर रहेंगे कि आपका ट्रेडिंग डिसीजन क्या होगा, तब तक आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप सीखें, मदद लें, कॉन्सेप्ट सीखें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, कोर्स करें, जो कुछ भी आपको पसंद हो, लेकिन दूसरों पर निर्भर ना रहें कि अगर वह मुझे बताएगा तभी मैं यह कर पाऊंगा, वरना आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यह वीडियो कितना लंबा है, ये कैसा था, ये क्या था। आप सभी हर चीज के जज हैं। आपको इस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। अब मैं अपनी पर्सनल राय दूंगा। देखिए, उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। मेरे लिए ऐसे कई पॉइंट्स थे जिनसे मैंने सीखा। मैं आप सभी को साफ साफ बताऊंगा कि मुझे कौन से पॉइंट्स सबसे ज्यादा पसंद आए,
कि मुझे उनकी प्रोबिंग और पिरामिडिंग टेक्निक पसंद आई। ये एक अच्छी टेक्निक है, इससे नुकसान भी कम हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे यह पसंद आई कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि चीजें कैसी हैं। अगर उन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से चीजें मिल रही हैं तो वह ट्रेड करेंगे। अगली बड़ी बात जो मुझे पसंद आई वह यह थी कि वह हमेशा क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान देते थे। वह हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, इंडस्ट्री लीडर्स और कम संख्या में ट्रेड को पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि आप सभी कितनी भी छुट्टियां, ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन बैठें। और मुझे यह बात अच्छी लगी कि जब वह दिवालिया हो गया था और उस समय पैसे के लिए तरस रहा था, तब उसे पैसे मिल सकते थे, लेकिन उसने सही ट्रेडिंग मौके के लिए 6 हफ्ते 1.5 महीने इंतजार किया और उसके बाद उसने मार्केट पर हमला किया। तो मुझे ये सारी बातें अच्छी लगी। आप लोगों को कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? आपको उसके बारे में कौन कौन सी बातें पसंद हैं? और हाँ, एक बात जो मुझे समझ में आई वह यह है कि मैं भी यह सीखूंगा कि वह अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर पाया। शादी, तलाकन, बच्चे वगैरह, और पता नहीं उसने और क्या क्या किया, क्योंकि ये सब पब्लिक में नहीं है। वैसे उसने मुझे बताया कि जिंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी खुद को देनी चाहिए, दूसरों को नहीं। बेशक परिवार जरूरी है, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, हर कोई करता है, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आपको मजबूत और इंडिपेंडेंट बनना होगा। खुद को प्रायोरिटी दें, अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें, अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी दें, अपनी पर्सनल लाइफ को स्टेबल बनाएं, खुद को रिलैक्स रखें। हालांकि उसने यह नेगेटिव तरीके से कहा, मैं इसे पॉजिटिव तरीके से लूंगा और मैं ये सीखूंगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरह मैनेज करूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस तरह की एक सीरीज बनाना चाहता हूं, जैसे बिजनेस केस स्टडीज और लोगों के बारे में स्टडी करना, आप सबके लिए कहानियां लाना। उन कहानियों से मेरा गोल ये है कि आपको एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन दोनों मिले। और आप जानते हैं कि एक अच्छी कहानी आप सभी तक पहुंचनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। ऐसा करने से मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।